तो मूवी की शुरुआत में हमें 2007 का समय बताया जाता है, जब एक क्लब के मेकअप रूम में कई सारी लड़कियां रेडी हो रही थी। उन्हीं में से एक लड़की का नाम डेस्टिनी था और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ रेडी होकर मेकअप रूम से बाहर निकलकर मेन क्लब में पहुंचती है, जहां पर कई सारे आदमी बैठे हुए थे और वो लड़कियों का पोल डांस एंजॉय कर रहे थे। आगे दूसरी लड़कियों के साथ डेस्टिनी भी उन आदमियों के बीच में घूमने लगती है। तभी कुछ लोग डेस्टिनी को अपने पास बुलाकर अपने दोस्त को उसके साथ भेज देते हैं। डेस्टिनी भी उस आदमी को अपने साथ ले जाकर उसके कार्ड से पेमेंट करवाती है और फिर डेस्टिनी पर्सनल रूम में जाकर उस आदमी के सामने डांस करती है। इसी तरह डेस्टिनी और भी कई लोगों को अपने साथ पर्सनल रूम में ले जाकर उनके सामने डांस करती है और इस काम के लिए वो लोग क्लब को पे करते थे। आगे डेस्टिनी अपना पेमेंट लेने जाती है, तब क्लब का मैनेजर डेस्टिनी के कस्टमर द्वारा किए गए पेमेंट से अपना 40% कट रख लेता है और उसके बाद वो डेस्टिनी को बस थोड़ा ही पैसा देता है और उसमें से भी वो मैनेजर अपना कमीशन डेस्टिनी से ले लेता है। इस तरह पूरा दिन कस्टमर के सामने नाचने के बाद भी डेस्टिनी के पास थोड़ा ही पैसा बचता है। आगे डेस्टिनी क्लब से निकलकर अपने घर चली जाती है और सुबह डेस्टिनी अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है और डेस्टिनी अपनी ग्रैंड माँ को थोड़ा पैसा देकर घर से निकल जाती है। अब डेस्टिनी क्लब में जाकर वापस अपना रोजाना वाला काम करने लगती है। तभी स्टेज पर रोमोना नाम की लड़की आकर सभी के सामने पोल डांस करने लगती है और रोमोना को देखकर वहां मौजूद सभी आदमी रोमोना पर नोटों की बारिश करने लगते हैं। यह देखकर डेस्टिनी भी रोमोना को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि इतना पैसा लोग वहां पर किसी और लड़की पर कभी नहीं उड़ाते थे। पर रोमोना डांस कर रही थी तो पूरा स्टेज नोटों से भर चुका था। डेस्टिनी भी रोमोना को देखने लगती है और रोमोना भी उन नोटों में से कुछ नोट उठाकर स्टेज से नीचे उतरकर जाने लगती है। तभी लोग उसके हाथों में नोट थमा रहे थे। आगे रोमोना ऊपर जाकर सिगरेट पी रही थी, तभी डेस्टिनी भी उसके पास जाकर लाइटर मांगती है। तब रोमोना डेस्टिनी से कहती है, बाहर ठंडे, तुम भी मेरे जैकेट में आ जाओ। और रोमोना डेस्टिनी को भी अपने पास बैठा लेती है। तब डेस्टिनी रोमोना से कहती है, कोई भी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि क्लब में सभी लोग तुमसे आकर्षित हो रहे थे, काश मैं भी तुम्हारी तरह बन पाती। तब रोमोना कहती है, सभी की अपनी अपनी खूबियां होती है और तुम भी काफी सुंदर हो और तुम एशियन भी हो, तुम्हारे पास तो काफी सारे प्लस पॉइंट है। तब डेस्टिनी कहती है, मेरा कहने का मतलब है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह डांस कर पाती। तब रोमोना कहती है, क्यों ना हम लोग मिलकर साथ में काम करें, मैं तुम्हें अपने कुछ ट्रिक्स बताऊं और अपने कुछ रेगुलर वॉल स्ट्रीट के कस्टमर से तुम्हें मिलवाऊं। वैसे तुम इस बारे में क्या सोचती हो? तब डेस्टिनी कहती है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। आगे हमें 2014 का समय बताया जाता है, जब एलिजाबेथ नाम की रिपोर्टर डेस्टिनी से उसकी कहानी सुन रही थी और एलिजाबेथ डेस्टिनी से सवाल करती है, तो रोमोना ने तुम्हें उसके साथ काम करने का ऑफर दिया था? डेस्टिनी कहती है, हाँ बिल्कुल, उसने मुझे ऑफर किया था। तब एलिजाबेथ सवाल करती है, तो सारी चीजें कंट्रोल से बाहर कब हुई? एक्चुअल में डेस्टिनी उस रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रही थी। डेस्टिनी के सामने रिकॉर्डर पड़ा हुआ था जिसमें उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। आगे डेस्टिनी अपनी कहानी बताते हुए कहती है, उसके बाद रोमोना ने मुझे पोल डांस सिखाया। रोमोना डेस्टिनी को बताती है, वॉल स्ट्रीट के कस्टमर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं वो आदमी जो बॉटम में काम करते हैं। ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी बुरे काम नहीं करते। रोमोना और डेस्टिनी ऐसे ही एक कस्टमर के सामने डांस कर रही होती है और रोमोना डेस्टिनी से कहती है, शायद इन लोगों की मैरिज लाइफ में लव की कमी होती है, इसलिए ये आपको फीलिंग्स के लिए देखते हैं, कभी भी फिजिकल होने की कोशिश नहीं करते। और सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो कि वॉल स्ट्रीट में मिडिल में काम करते हैं और इनके हाथ थोड़े डर्टी भी होते हैं, यानी ये सक्सेस पाने के लिए छोटे मोटे घपले करते हैं। आगे रोमोना क्लब में डेस्टिनी को ऐसे ही एक आदमी को दिखाते हुए कहती है, ये थोड़े ग्रीडी टाइप के होते हैं, लेकिन ये लोग अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करते। पर जो लोग वॉल स्ट्रीट में टॉप पर काम करते वो बहुत ही कमीने होते हैं। ये लोग होते CEO, CFO, इन्वेस्टर, बैंकर, हेज फंड मैनेजर टाइप के लोग। आगे ऐसे एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी सेक्रेटरी को स्क्रीन पर एडल्ट फिल्म दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये फिल्म पसंद आई? तब सेक्रेटरी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। रोमोना कहती है, ये टॉप वाले लोग काफी अमीर होते और काफी कमीने भी। ये क्लब में तो आते पर कभी भी फ्रंट वाले डोर से नहीं, बल्कि हमेशा बैक एलिवेटर से आते हैं, क्योंकि इन्हें खतरा होता है कि न्यूज़पेपर में इनके खिलाफ कोई न्यूज न छप जाए। ये लोग प्राइवेट एलिवेटर का यूज करते और रूम भी वही लेते जिसके अंदर कैमराज ना हो। ये लोग एक रात में लड़कियों पर 10 से 15 हजार डॉलर तक उड़ा देते हैं। ऐसे ही एक कस्टमर रोमोना और डेस्टिनी के पास आता है और वो लोग उसे रूम में लेकर चले जाते हैं। आगे रोमोना और डेस्टिनी उस टॉप वाले आदमी को रूम में ले जाकर उसके सामने कपड़े उतारने लगती है और वो आदमी भी अपने पास से डॉलर के नोट निकालकर सोफे पर रखने लगता है। रोमोना और डेस्टिनी ने उस कस्टमर से काफी पैसा कमाया था और वो उसे अपने बूट में रखने लगती है। आगे रोमोना डेस्टिनी को एक स्टोर में ले जाकर वहां पर डेस्टिनी से काफी महंगे पर्स और एसेसरीज खरीदवाती है
और डेस्टिनी ने जो पैसा रोमोना के साथ रहकर कमाया था वो सारा वो शॉपिंग में लगा देती है। आगे डेस्टिनी रोमोना के घर पर थी, जहां पर वो रोमोना का वार्डरूम कलेक्शन देखती है, जहां पर काफी महंगे जैकेट और एसेसरीज मौजूद थे। आगे वहां पर रोमोना की बेटी भी आ जाती है और रोमोना अपनी बेटी को डेस्टिनी से मिलवाती है। आगे डेस्टिनी रोमोना आपस में बात कर रहे थे, तब डेस्टिनी रोमोना को बताती है, मैं किसी पर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहती, मैं बस अपनी ग्रैंड माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ। तब रोमोना कहती है, मैं भी बस यही फील करती हूँ, मैं भी अपनी बेटी को सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो जो करना चाहे करे, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे उस स्कूल में पढ़े, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब रिपोर्टर एलिजाबेथ डेस्टिनी से सवाल करती है, क्या उसने अपने बारे में यही बताया? तब डेस्टिनी भी एलिजाबेथ का रिकॉर्डर देखकर पूछती है, वैसे तुम अपने आर्टिकल में क्या क्या छापने वाली हो? मैं आशा करती हूँ तुम ये मत छाप देना कि सारी डांस करने वाली स्ट्रिपर हमारी तरह चोर होती है। एलिजाबेथ कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं छापने वाली। आगे डेस्टिनी रिपोर्टर को अपनी आगे की कहानी बताते हुए कहती है, मैंने अपनी दादी माँ का सारा कर्ज भी चुका दिया और मैं उन्हें कुछ पैसा भी देने लगी। और रोमोना के कहने पर डेस्टिनी ने अपनी पढ़ाई भी वापस शुरू कर दी थी। डेस्टिनी कहती है, 2007 मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा साल था। मैं साल में इतना पैसा कमाने लगी थी कि एक ब्रेन सर्जन भी नहीं कमाता था। रोमोना और डेस्टिनी भी स्टॉक मार्केट के अपने बड़े क्लाइंट को खुश करके काफी पैसा कमाने लगी थी। दिन में वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले लोग काफी पैसा कमाते थे और रात में आकर लड़कियों पर उड़ाने लगते थे। डेस्टिनी और शोमोना भी काफी खुश थी क्योंकि उनकी लाइफ काफी अच्छी जा रही थी। अब आगे हमें 29 सितंबर 2008 का समय बताया जाता है, जब अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस आया था। आगे रिपोर्टर न्यूज चैनल में कहता है, आज हम कवरेज करने वाले वर्ल्ड के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। ये इस दशक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है और अंत है अमेरिकन बिजनेस एरा का। आज लोगों का काफी पैसा डूबा, कई सारी जॉब्स गई। डेस्टिनी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और वो प्रेग्नेंट थी। पर डेस्टिनी को एक ही चिंता थी कि अमेरिकन मार्केट क्रैश हो चुका था और अब वो पैसे कैसे कमाएगी। तब डेस्टिनी का बॉयफ्रेंड कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब आगे हमें 2011 का समय बताया जाता है, जब डेस्टिनी एक लड़की की माँ बन चुकी थी और डेस्टिनी अपनी बेटी को लेकर ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। डेस्टिनी अपना काम बंद कर चुकी थी और वो रोमोना के साथ अब टच में भी नहीं थी। अब आगे हमें डेस्टिनी के घर का सीन बताया जाता है, जब डेस्टिनी की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। डेस्टिनी की बच्ची उस समय काफी रो रही थी और डेस्टिनी अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर निकाल देती है। आगे डेस्टिनी अपनी बच्ची के पास जाकर उसे चुप कराने लगती है। डेस्टिनी की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कमा कर नहीं दे पा रहा था और वो भी अपना काम छोड़ चुकी थी। आगे डेस्टिनी अपने पुराने क्लाइंट स्टीफन को कॉल करती है। तब डेस्टिनी कहती, सॉरी अगर मैंने तुम्हें गलत टाइम पर कॉल किया हो तो। तब स्टीफन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी मेरी मंगेतर फातिमा मेरे घर पर आई है। ये सुनकर डेस्टिनी स्टीफन को बाय कहकर कॉल कट कर देती है। डेस्टिनी ने अपने पुराने कॉन्टेक्ट की एक लिस्ट बनाई थी जिनसे वो हेल्प मांग रही थी और आखिरी नाम उसमें स्टीफन का था, जिसका नाम भी वो काट देती है। डेस्टिनी को अपनी बेटी की केयर करनी थी, पर अब उसके पास पैसा भी नहीं था और अब उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। डेस्टिनी एक इंटरव्यू के लिए भी जाती है, पर उन्हें रिटेल एक्सपीरियंस चाहिए था। रिटेल एक्सपीरियंस ना होने के कारण डेस्टिनी को जॉब नहीं मिल पाती। ये सब झेल कर डेस्टिनी मजबूर हो चुकी थी और रात में अपने बेबी को सुलाने के बाद वो वापस क्लब में जाती है। पर डेस्टिनी देखती है कि अब क्लब में पहले जैसे लोग मौजूद नहीं थे और ना ही पहले जैसी चहल पहल थी। जहाँ पहले लोग पैसा उड़ाया करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी डेस्टिनी को वहाँ पर काम करने वाली एक बारटेंडर मिलती है जिसे वो जानती थी। वो बारटेंडर भी डेस्टिनी को देखकर काफी खुश होती है और डेस्टिनी उस लेडी से पूछती है, आखिर इस जगह को हो क्या गया है। वो लेडी कहती है, 2008 के क्राइसिस के बाद यही सब चल रहा है। यहाँ पर लोग अब पैसा खर्च करना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तब डेस्टिनी पूछती है, और ये सब लड़कियां कौन है? ये सभी तो मॉडल्स की तरह दिखाई दे रही है। वो लेडी कहती है, यहाँ पर काम करने वाली अब अधिकतर लड़कियां रशियन से है। ये $300 के लिए कस्टमर के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनकर डेस्टिनी अब चिंता में पड़ जाती है क्योंकि इस काम में भी अब पहले जैसा पैसा नहीं था। डेस्टिनी एक कस्टमर के साथ थी, तब वो कस्टमर डेस्टिनी को प्राइवेट मूवमेंट के लिए फोर्स करता है और उसके लिए वो उसे $300 ऑफर करता है। डेस्टिनी भी चुपचाप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। रिपोर्टर को ये सारी बातें बताते हुए डेस्टिनी की आंखों में आंसू आ चुके थे और डेस्टिनी कहती, उस आदमी ने मुझे फ्लोर पर लेटाकर मेरे साथ सब कुछ किया, सिर्फ $320 में। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि उस दिन मुझे कितना बुरा लगा। पर उसी दिन क्लब में मैंने वापस रोमोना को देखा। रोमोना को देखते से ही डेस्टिनी उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। आगे एक रेस्टोरेंट में डेस्टिनी रोमोना को अपनी बेटी की फोटोज दिखाती है। आगे रोमोना डेस्टिनी से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉनी कहाँ पर है?
पर डेस्टिनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखें भर जाती है। ये देखकर रोमोना समझ जाती है और कहती है तुम्हें मुझे कॉल करना था, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब डेस्टिनी कहती है अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और अब मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में कोई और आए, बस मैं और मेरी बेटी आराम से जिंदगी बिताए। तब रोमोना बताती है कि 2008 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। क्रैश के बाद दूसरे लोग ही बेरोजगार नहीं हुए, बल्कि क्लब में काम करने वाली लड़कियां भी बेरोजगार हो गई। रोमोना और रोमोना की फ्रेंड मर्सिडीज एक फैशन स्टोर में काम करने लगी। आगे रोमोना क्लब में थी और वो दूसरी लड़कियों के साथ कुछ आदमियों के साथ रूम में थी। रोमोना उन्हें मुंह दिखा रही थी, तब उनमें से एक आदमी रोमोना को इधर उधर छूने का ट्राई कर रहा था, पर रोमोना उस आदमी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तब वो आदमी रोमोना से कहता है क्या तुम जा सकती हो, मैं तुमसे बोर हो रहा हूँ। तब रोमोना उस आदमी से अपना पेमेंट लेकर वहाँ से निकल जाती है और मेकअप रूम में जाकर रोमोना की मुलाकात एक नई लड़की लिली से होती है। और बात करते हुए रोमोना उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है। तब लिली कहती है मेरी कोई सिस्टर नहीं है, पर मेरा भाई है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। और जब मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ तो उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। तब रोमोना लिली से कहती है क्या तुम फिशिंग पर चलना चाहोगी। आगे रोमोना अपनी फ्रेंड मर्सिडीज और लिली को वॉल स्ट्रीट के बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो लोगों को आते जाते देख रहे थे। रोमोना उन दोनों से कहती है फाइनेंशियल क्रैश के बाद अब क्लब को भी कस्टमर की नीड है और हमें सबसे पहले बड़े कस्टमर्स को ढूंढना है। क्लब में जो भी महंगा सूट, महंगे जूते और महंगी घड़ियां पहनकर आए, ऐसे लोगों पर हमें नजर रखनी है और यदि उसने वेडिंग रिंग पहनी है तो हमारे लिए काफी अच्छा है। मर्सिडीज क्लब में ऐसे एक आदमी को देखती है और उससे बात करने लगती है। आगे वहाँ पर लिली और रोमोना भी आ जाते हैं और मर्सिडीज उस आदमी को उन दोनों से भी मिलवाती है। आगे वो तीनों उस आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर रोमोना, लिली और मर्सिडीज अपनी ड्रिंक को फेंक देती है और उस आदमी को ड्रिंक पीकर नशा चढ़ जाता है। आगे मर्सिडीज अपने पास से ड्रग्स निकालकर उस आदमी को देती है और आगे वो तीनों बातें करने लगती है हमें कहीं चलना चाहिए एंजॉय करने के लिए, क्यों ना हम स्ट्रिप क्लब चले। रोमोना उस आदमी से पूछती है और वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों उस आदमी को लेकर उसी स्ट्रिप क्लब में जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। रोमोना ने स्ट्रिप क्लब के मैनेजर से भी डील कर ली थी कि एक आदमी से क्रेडिट कार्ड के जरिए वो जितना खर्च करवाएगी उसमें कितना परसेंटेज रखेंगे। आगे वो तीनों उस आदमी को स्ट्रिप क्लब के रूम में ले जाकर काफी ड्रिंक करवाते और उसके बाद वो उस आदमी से क्रेडिट कार्ड लेकर उसे स्वाइप करवाते हैं और ड्रिंक पिलाकर उस आदमी को वापस उसके घर पर भेज देते हैं। इस तरह से रोमोना, लिली और मर्सिडीज क्लब में रईस कस्टमर को लाया करती थी और स्ट्रिप क्लब में जो भी खर्चा वो लोगों से करवाती थी उसमें उनको परसेंटेज मिलता था। पर ये ट्रिक उनकी कभी कभी काम करती थी, क्योंकि अधिकतर लड़के उनके साथ ड्रिंक करने के लिए भी मना कर देते थे, तो वो उन्हें स्ट्रिप क्लब तक ले जा ही नहीं पाती थी और बार में ड्रिंक का पैसा भी उन्हें देना पड़ता था। ये सब देखकर लिली और मर्सिडीज चिंता में पड़ जाते कि ये सब करके उनका काम नहीं चलने वाला। तभी रोमोना को एक और नया आइडिया आता है और रोमोना, लिली और मर्सिडीज को कार में एक ड्रग्स दिखाती है। ड्रग्स को देखकर लिली पूछती है इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। रोमोना कहती है कोई नुकसान नहीं होगा, इससे बस नशा चढ़ेगा और इंसान होश गवा देगा। मर्सिडीज कहती है और बाद में किसी ने पुलिस को बुला लिया तो क्या करेंगे। रोमोना कहती है और पुलिस को बुलाकर वो क्या कहेगा कि मैंने स्ट्रिप क्लब में $5000 खर्च कर दिए। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने कहाँ खर्च कर दिए जब तक वो अपना बैंक अकाउंट नहीं चेक करेगा। और हम अकेले नहीं है जो ये काम कर रहे, और भी कई लोग कर रहे। तुम्हें क्या लगता है 2008 के बाद ये क्लब के मालिक बिजनेस कैसे कर रहे हैं। सभी को कुछ न कुछ साइड हसल करना पड़ता है, समय के साथ क्रिएटिव बनना पड़ता है। क्या तुम दोनों मेरे साथ ये काम करने के लिए तैयार हो। ये सारी कहानी रोमोना डेस्टिनी को ही बताती है और डेस्टिनी पूछती है वो ड्रग क्या है और वो काम कैसे करती है। रोमोना कहती है उसमें केटामाइन और MDMA है। केटामाइन लोगों की याददाश्त मिटाता है और MDMA उन्हें खुश रखता है। डेस्टिनी कहती है तुमने इसे कितनी बार यूज किया। रोमोना कहती है 3 बार और तीनों बार हम कामयाब रहे। आज रात ही एक कस्टमर से हमने $5000 बनाए, जिसे हम 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं। अगर तुम चाहती हो तो अगली बार हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो। यह सुनकर डेस्टिनी सोचने लगती है और रोमोना कहती है तुम वॉल स्ट्रीट के उन लोगों के बारे में सोचो। वो लोग रोजाना इस देश के लोगों से चोरी करते हैं उनकी हार्ड अर्न मनी को, और तुम कब तक लोगों का मन बहलाकर पैसे कमा पाओगी। तुम हमेशा डांस नहीं कर पाओगी, हमेशा जवान नहीं रहोगी। रोमोना की सारी बातें सुनकर डेस्टिनी भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे मर्सिडीज बार में एक आदमी से मिलकर उससे बात करने लगती है और थोड़ी देर बाद वहां पर रोमोना, लिली और डेस्टिनी भी आ जाते हैं और मर्सिडीज उस आदमी से कहती है ये तीनों मेरी बहनें हैं। वो तीनों भी उस आदमी से बात करने लगती है और तभी रोमोना मौका पाकर उस आदमी की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और आगे वो लोग ड्रिंक उस आदमी को देते हैं और वो पीने लगता है।
पर वो तीनों ड्रिंक पीने का नाटक करती है पर ड्रिंक को पीती नहीं। ड्रग्स देने के कारण वो आदमी बेहोश हो गया था और वो तीनों उसे बार के बाहर ले जाती है और सीधा स्ट्रिप क्लब में ले जाती है। वो तीनों काफी डर गई थी क्योंकि इससे पहले ड्रग्स देने के कारण कोई बेहोश नहीं हुआ था। डेस्टिनी रोमाना से पूछती है क्या इससे पहले भी कोई बेहोश हुआ था। रोमाना कहती है नहीं, ये पहली बार हुआ है, हमें इसे उठाना होगा। रोमाना उस आदमी को जगाने लगती है और वो आदमी भी नशे में था और वो हंसने लगता है। आगे उनके कहने पर वो आदमी अपना पर्स निकालकर रोमाना को दे देता है और रोमाना पर्स में से कार्ड निकाल लेती है और उस क्रेडिट कार्ड को ले जाकर रोमाना क्लब में स्वाइप करवा देती है। अब उनके पास उस आदमी से लिया हुआ पैसा आ गया था और वो तीनों घर में जाकर सेलिब्रेट करने लगती है। आगे डेस्टिनी और रोमाना डिसाइड करते कि वो लोग उस ड्रग को घर पर बनाएंगे। इसके लिए वो ड्रग में 60% MDMA मिलाएंगे और 40% केटामाइन मिलाएंगे। इस तरह से वो ड्रग्स को घर में बनाने में कामयाब हो चुके थे। तब डेस्टिनी रोमाना से कहती है मैं अजनबी लोगों को ये ड्रग्स देने में थोड़ा संकोच खा रही हूँ। हमें ड्रग्स ऐसे लोगों को देना चाहिए जिन्हें पार्टी करना पसंद है और जो ड्रग्स भी लेते हो। यदि उनके पास से थोड़ा बहुत पैसा हम ले भी लेते तो उन्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। यदि अजनबी लोगों के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा कि वो हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। यह सुनकर रोमाना अपने कुछ पुराने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करती है जो कि स्ट्रिप क्लब में आया करते थे। रोमाना उन्हें लिली का फोटो भेजकर उन्हें बार में बुलाती है। लिली उस आदमी से बात करती है और तभी वो तीनों भी आ जाती है और आगे रोमाना उनकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उन्हें दे देती है और स्ट्रिप क्लब में अपने साथ ले जाकर उनका क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा लेती है। इस तरह से रोमाना और उसके साथी काफी रईस लोगों को ठग लेते हैं और इस तरह से लोगों को ठग कर वो लोग काफी मोटा पैसा भी कमाते हैं। वो चारों ही अपनी लाइफ अब मस्ती से जीने लगे थे क्योंकि उनके पास काफी पैसा आ रहा था। आगे वो सभी स्टोर से महंगी चीजें परचेस कर रही थी। तभी रोमाना को एक आदमी का कॉल आता है जिन्हें उन्होंने ठगा था। वो आदमी रोमाना पर भड़क रहा था। तब रोमाना कहती वैसे तुम करोगे क्या तुम पुलिस के पास जाओगे और पुलिस को और अपनी वाइफ को ये सारी कहानी बताओगे कि तुम लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। रोमाना जिन्हें ठगती थी उन क्लाइंट्स को पहले से जानती थी और जब वो आदमी आवाज उठाते थे तब रोमाना यही कहकर डराती थी क्या तुम अपनी वाइफ को ये सच बताना चाहते हो। इसलिए रोमाना और उसकी फ्रेंड के खिलाफ कोई पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करता था। रोमाना और उसकी फ्रेंड इस काम को प्रोफेशनल बिजनेस की तरह कर रही थी। आगे डेस्टिनी रोमाना से कहती है हमें वर्क आउटसोर्स करना होगा जिससे हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तब रोमाना कहती है ठीक है, हम न्यूज़पेपर में एड छपवाते हैं। आगे वो लोग एड छपवाते और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ लड़कियां इंटरव्यू भी देने आती है और रोमाना उन लड़कियों को चूज करके उन्हें भी शॉपिंग करवाती है। आगे रोमाना और डेस्टिनी उन्हें उनका काम समझाते कहती है तुम्हें ना ड्रिंक लेनी है और ना ही तुम्हें ड्रग्स लेना है और जैसे तुम कस्टमर का क्रेडिट कार्ड लेकर स्वाइप करवा लो वैसे उस कस्टमर को उसके घर भेज देना है। वो लड़कियां भी रोमाना के बताए अनुसार वैसा ही काम करती है। आदमियों को ड्रग्स देकर उनका क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा देती है और इस तरह से रोमाना का बिजनेस काफी बढ़ चुका था। पहले जहां पर 4 लड़कियां काम कर रही थी अब वहां पर 8 लड़कियां काम कर रही थी। हर वीकेंड तक वो सभी क्लब को $1 लाख तक का बिजनेस करवा के देती थी जिसमें होस्ट, मैनेजर, डीजे सभी को कट मिलता था। आगे रोमाना ने अपने लिए एक बड़ा अपार्टमेंट खरीद लिया था जिसे देखकर डेस्टिनी कहती है ये तो पेंट हाउस है। आगे वो सभी उस अपार्टमेंट में क्रिसमस सेलिब्रेट करते और अपने महंगे गिफ्ट देखकर सभी लड़कियां काफी खुश होती है। डेस्टिनी भी रोमाना को एक पर्स गिफ्ट करती है जो रोमाना को काफी पसंद आता है और आगे रोमाना डेस्टिनी को उसका गिफ्ट देती है। डेस्टिनी ओपन करती है तो उसमें चिंचिला नामक जानवर के फर का जैकेट था और उसे देखकर डेस्टिनी काफी खुश होती है क्योंकि उसे ये चाहिए था और अब वो सभी अपनी फैमिली के साथ मिलकर क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करते। तब रिपोर्टर एलिजाबेथ डेस्टिनी से कहती है तुम मुझे ड्रग्स वाली स्टोरी बताओ। तब डेस्टिनी कहती है तुम अभी ड्रग्स पर ही अटकी हो, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये स्टोरी बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं जिस लड़कियों के साथ काम कर रही थी वो सभी मेरी सिस्टर जैसी है। एलिजाबेथ कहती है कोई बात नहीं, रोमाना ने भी मुझसे यही कहा था। डेस्टिनी पूछती है क्या तुमने रोमाना से बात की। एलिजाबेथ कहती है हाँ, मैंने कल उसके मुंह से भी स्टोरी सुनी थी। डेस्टिनी कहती है अगर तुमने उससे सब कुछ सुन लिया है तो तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो। एलिजाबेथ कहती है बस इसलिए कि जो वो मुझे बता नहीं पाई वो तुम मुझे बता दो। आगे डेस्टिनी एलिजाबेथ को आगे की स्टोरी सुनाती है और आगे हमें 2013 का समय बताया जाता है जब डेस्टिनी और रोमाना देखते कि कुछ और लड़कियां भी उनकी तरह लोगों के साथ फ्रॉड करने लगी थी। रोमाना डेस्टिनी से कहती है ये लड़कियां तो हमें कॉपी कर रही है, मुझे नहीं लगता अब हमें क्लब्स की जरूरत है। जब हम ही सब कुछ करते तो हम क्लब को उसमें से हिस्सा क्यों दें। अगर हम क्लब में हिस्सा नहीं देंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा। आगे वो लोग क्लब का यूज न करके क्लाइंट को होटल रूम में लाया करते थे।
रोमोना परेशान हो रही थी क्योंकि अधिकतर लड़कियां अब उनका काम करने नहीं आ रही थी जो कि उनके साथ काम करती थी। तब रोमोना डाउन नाम की एक लड़की को लगाती है उनके साथ काम करने के लिए और रोमोना डेस्टिनी को भी डाउन से मिलवाती है। रोमोना डाउन से काफी अच्छे से बात कर रही थी और रोमोना ने डाउन को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था, पर डेस्टिनी को ये सब पसंद नहीं आता। डेस्टिनी कार में रोमोना से पूछती है वो लड़की कौन थी। रोमोना कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, वो पेशेवर है, उसे सब कुछ आता है। आगे डाउन नाम की वो लड़की एक आदमी से उसका क्रेडिट कार्ड लेकर होटल से बाहर आ रही थी और वो बार बार क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड रट रही थी ताकि वो भूल ना जाए। डाउन होटल से बाहर आकर वो क्रेडिट कार्ड डेस्टिनी को देकर वापस होटल में चली जाती है। तब रोमोना कहती है मैंने कहा था ना ये पेशेवर है, ये हमारा काम आसानी से कर देगी। पर डेस्टिनी को डाउन की हरकतें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि डाउन कोकीन की आदी थी और वो पहले अपराधी भी रह चुकी थी। पर रोमोना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जब तक डॉन पैसा कमा के दे रही थी वो उनके लिए लकी थी और अब रोमोना के क्लाइंट भी खत्म हो गए थे जिनका उनसे कांटेक्ट था, इसलिए अब वो लोग अजनबी लोगों को ठगने लगे थे। आगे डेस्टिनी मर्सिडीज की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है। तब मर्सिडीज दरवाजा खोलती है और वो काफी परेशान थी क्योंकि उनका एक क्लाइंट नशे में छत से कूद गया था और अब वो बेहोश पड़ा हुआ था। तब डेस्टिनी पूछती है तुम्हारे साथ जॉर्जिया थी, वो कहाँ पर है। मर्सिडीज कहती है वो तो यहाँ से भाग गई। डेस्टिनी कहती है क्या तुमने रोमोना को कॉल किया। मर्सिडीज कहती है किया था पर वो कॉल अटेंड नहीं कर रही। उस आदमी को देखकर डेस्टिनी कहती है चलो हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो उस आदमी को जल्दी जल्दी कार में डालकर हॉस्पिटल जाने लगते और हॉस्पिटल पहुंचकर डेस्टिनी मर्सिडीज से कहती है हमें इसे अंदर ले जाना होगा। तब मर्सिडीज कहती है मैं इसे अंदर नहीं ले जाने वाली। ऐसा कहकर मर्सिडीज भी वहां से भाग जाती है। तब डेस्टिनी खुद ही चिल्लाने लगती है प्लीज मेरे हस्बैंड की हेल्प करो, मेरे हस्बैंड की हेल्प करो। तब हॉस्पिटल से लोग आकर स्ट्रेचर पर उस आदमी को ले जाते हैं। डेस्टिनी जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचती है क्योंकि उसकी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो चुका था, पर वो देखती है घर में ना तो उसकी बेटी थी और ना ही उसकी बेटी के केयर टेकर। तभी डेस्टिनी पड़ोस वाले घर पर जाती है और डेस्टिनी की बेटी पड़ोस के घर पर थी। केयर टेकर का काम खत्म हो गया था इसलिए वो डेस्टिनी की बेटी को वहां पर छोड़कर चली गई थी। आगे डेस्टिनी उन्हीं कपड़ों में अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाती है और वहां मौजूद सभी लोग डेस्टिनी को ही देख रहे थे क्योंकि उसके कपड़ों पर ब्लड भी लगा था और उसने पार्टी वाले कपड़े पहन रखे थे। डेस्टिनी को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब उसे रोमोना की हेल्प की जरूरत थी तब रोमोना डाउन नाम की लड़की की वापस बेल करवा रही थी। डाउन आपराधिक प्रवृत्ति की थी इसलिए वो बार बार जेल जाती थी। रोमोना डेस्टिनी को कॉल करके सॉरी कहती है पर डेस्टिनी उसका कॉल कट कर देती है। डेस्टिनी अब घर पर आती है तो वो देखती है उसकी ग्रैंडमा अब जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी। अब डेस्टिनी की ग्रैंडमा के अंतिम संस्कार के समय वहां रोमोना भी आती है और डेस्टिनी रोमोना के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। आगे डेस्टिनी एलिजाबेथ को कहती है इस घटना के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मेरे पास पैसा था और मैं अपनी बेटी के साथ एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहती थी। तब एलिजाबेथ पूछती है तुम्हारे और रोमोना के बीच क्या हुआ था, तुमने बात करना क्यों छोड़ दिया था। तब डेस्टिनी रिकॉर्डर बंद करके उठ जाती है और वो एलिजाबेथ को भी घर से निकलने के लिए कहती है। आगे एलिजाबेथ उसके घर पर जाती है तभी उसे डेस्टिनी का कॉल आता है और डेस्टिनी एलिजाबेथ को कहती है रोमोना कुछ साल पहले डग नाम के आदमी से मिली थी। डग का एक दोस्त उसे क्लब में लेकर आया था ताकि उसके आसपास का माहौल थोड़ा बदल सके क्योंकि डग की लाइफ में कुछ ऐसा बीता था जिसके कारण वो काफी दुखी रहने लगा था, जिसमें से एक घटना उसके घर में आग लगने की थी जिससे उसका पूरा घर तबाह हो चुका था और उसका उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो गया था, इसलिए उसका जवान बेटा उसकी माँ के साथ रहने लगा था। डग अपने बारे में डेस्टिनी को सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई और डेस्टिनी को भी डग साफ दिल का लगता है जिसके साथ काफी बुरा हुआ था। तभी वहाँ पर रोमोना आकर डग को ड्रिंक्स दे देती है जिस ड्रिंक में रोमोना ड्रग्स मिलाकर लेकर आई थी। आगे एलिजाबेथ डग से मिलती है और उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। डग कहता है ड्रिंक पीने के बाद मुझे नशा चढ़ गया था। वो लोग मुझे किसी अंधेरे कमरे में ले गए थे जहां पर उन लोगों ने मुझसे मेरी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लिया था। मेरी कंपनी ने मुझ पर इन्वेस्टिगेशन कराई और मुझे फायर कर दिया। आगे डग डेस्टिनी को कॉल करके कहता है प्लीज तुम लोग मेरा पैसा मेरे अकाउंट में वापस डाल दो जो तुमने निकाला था। उसमें मेरे लोन का अमाउंट था जो मुझे बैंक को देना था। प्लीज मुझे मेरा पेमेंट वापस दे दो, मुझे बैंक का कर्ज देना है और मेरे पास उन पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर डेस्टिनी कहती है सॉरी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तब वहां बैठी रोमोना कहती है अभी इसका कॉल कट करो। डेस्टिनी कॉल नहीं कट कर रही थी तब रोमोना उससे फोन छीनने लगती है और फोन छीनकर वो कॉल कट कर देती है। रोमोना का उसके साथ ऐसा व्यवहार डेस्टिनी को काफी बुरा लगता है। आगे डग पुलिस ऑफिसर मारियो को कॉल करता है और कॉल करके कहता है मुझे ड्रग्स देकर स्ट्रिप क्लब ले जाया गया और मुझे लूटा गया और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मेरे पास उसका प्रूफ है। यह सुनकर मारियो सीरियस हो जाता है
क्योंकि उनके पास स्ट्रिप क्लब में लूटने की कंप्लेंट पहले भी आती रही थी, पर प्रूफ ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आगे डग पुलिस की टीम को उसकी कॉल रिकॉर्डिंग बताता है, जहां पर डग डाउन से रोते हुए बात कर रहा था। और डग डाउन से कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे बता दो उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तब डग डाउन पर तरस खाके कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, हमने बस तुम्हें धोखा दिया था। हम लड़कियों की एक छोटी सी गैंग है जो लोगों को नशे वाली ड्रिंक पिलाकर उन्हें ठगने का काम करती है। रिकॉर्डिंग को सुनकर पुलिस की टीम डाउन को भी अरेस्ट कर लेती है और थोड़ी सी सख्ती से डाउन पुलिस के सामने सब कुछ उगल देती है। आगे डाउन पुलिस के कहने पर पुलिस के लिए काम करने लगती है। डाउन एक क्लाइंट को लेकर आती है जो कि एक पुलिस वाला ही था, और डाउन उस वक्त होटल में रोमोना और डेस्टिनी को भी बुलाती है। पुलिस डेस्टिनी और रोमोना पर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे थे और डाउन ने रोमोना और डेस्टिनी को ड्रग्स लेने के बहाने बुलाया था। उसने कहा था, मेरे पास ड्रग्स नहीं है और क्लाइंट अभी रूम में है, तुम जल्दी से ड्रग्स लेकर आओ। आगे वो आदमी भी वहां पर आकर रोमोना और डेस्टिनी से मिलता है जो पुलिस वाला था। आगे डाउन उस आदमी को सोफे पर बिठाकर कहती है, हम तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, तुम यहीं वेट करो। डाउन ड्रिंक लेने जाती है, तभी डेस्टिनी उसे ड्रग्स दे देती है और डेस्टिनी कहती है, तुम उसे लेकर आए तो तुम ही उसे ड्रग्स दो। तब डाउन ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उस पुलिस वाले को दे देती है और डेस्टिनी और रोमोना वहां से निकल जाती है। आगे रोमोना और डेस्टिनी जा रहे थे, तभी डेस्टिनी कहती है, एक गाड़ी हमारा काफी देर से पीछा कर रही है और इसी गाड़ी को मैंने होटल के नीचे भी देखा था। रोमोना कहती है, हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। डेस्टिनी कहती है, मुझे लगता है डाउन हमें धोखा दे रही है। आगे पुलिस इस केस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें न्यूज़पेपर से एक आदमी के बारे में पता चलता है जो आदमी क्रेडिट कार्ड का $1,35,000 का बिल नहीं चुका पाया था और ये सारा पैसा उस आदमी के क्रेडिट कार्ड द्वारा क्लब में जमा करवाया गया था। वो आदमी 4 बार क्लब में गया था और चारों बार उसे नशे की दवाई पिलाकर लूट लिया गया था। पीटर नाम का वो आदमी भी पुलिस में कंप्लेन कर देता है और वो कहता है, मैं कंप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आगे हमें 12 मई 2013 का समय बताया जाता है जब पुलिस रोमोना, मर्सिडीज, डेस्टिनी और लिली को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस उनसे पूछताछ करती है और पुलिस डेस्टिनी से कहती है, तुम अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचो। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी बिना अपनी माँ के बड़ी हो? ये लड़कियां तुम्हारी दोस्त नहीं है, बल्कि ये लोग मिलकर तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देगी। ये सारी बातें सुनकर डेस्टिनी पुलिस को सच बोलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उनकी बेल हो जाती है और डेस्टिनी रोमोना को बताती है, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। तब रोमोना डेस्टिनी पर चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब डेस्टिनी कहती है, मैंने अपनी बेटी के लिए किया, मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी खराब हो जाए। रोमोना को पता था कि डेस्टिनी के बयान से अब उन सभी को जेल होगी। रोमोना को इस केस में 5 साल तक पुलिस की निगरानी में रहने का आदेश दिया था। इस केस में डेस्टिनी को अपराधी माना गया था, पर पुलिस की हेल्प करने के कारण उसे बरी कर दिया जाता है और मर्सिडीज और लिली को 4 महीने की जेल और 5 साल तक पुलिस की निगरानी में रहने का आदेश। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।